निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब यहां रेफरेंस दे रहे हैं आदम और हव्वा के जन्नत से निकाले जाने का। गालिब ने यह शेर शायद किसी के दिल से निकलने पर लिखा होगा, लेकिन दिल्ली में दरबदर होने की कहानियां एक खोजो तो हजार मिलती हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को उसके 4 दफ्तरों से दरबदर करने पर सरकारी अमला जोर लगा रहा है। ऐसी एक कोशिश 2015 में हो चुकी है। मामला तब तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश पर टल गया था। एक बार फिर से सरकारी फरमान आया है, ऑफिस खाली कर दें, जितना वक्त मांगा था आपको दिया जा चुका है। तो हमारे दिमाग में सवाल ये उठा कि राजनीतिक दलों को आखिर इतने आराम से प्राइम लोकेशन पर ऑफिस कैसे मिल जाते हैं? कितने दिनों के लिए ये ऑफिस दिए जाते हैं? क्या कोई नियम कायदा है, या कोई भी पार्टी खाला का घर समझकर सरकारी बंगलों में अपना ऑफिस खोलकर भूल जाती है? आइए जानते हैं राजनीतिक पार्टियों का ये ऑफिस खेल आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले कांग्रेस के ऑफिस की बात। केंद्र में बीजेपी सरकार का हमेशा इस बात पर जोर रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकारी सुविधाओं को हल्के में ले लिया है। सत्ता से बाहर होने पर उन्हें सत्ता से जुड़ी सुख सुविधा का कोई हक नहीं है। हाल ही में प्रियंका गांधी से उनका बंगला खाली करवाया गया। कारण बताया गया कि उन्हें अब एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ऐसे में बंगला नहीं दिया जा सकता। पहली बार बीजेपी सरकार बनने के 1 साल बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ने कांग्रेस से उसके 4 दफ्तर खाली करने को कहा था। उनका कहना था कि नियम के अनुसार ये ऑफिस अब तक खाली हो जाने चाहिए थे। इन ऑफिसों के पते क्या हैं? 24 अकबर रोड, इसमें 1976 से कांग्रेस का मुख्यालय है। 26 अकबर रोड, जो कांग्रेस सेवा दल का ऑफिस है। 5 रायसीना रोड, जो इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। और C2/109 चाणक्यपुरी का दफ्तर। अब आपको लग सकता है कि भाई इतने दिन से वहां ऑफिस है, कोई कैसे इतनी जल्दी जमीन को खोज कर नया ऑफिस बना लेगा? इस पेज को समझने के लिए कांग्रेस के ऑफिस की क्रोनोलॉजी समझिए। 2010 में कांग्रेस को 9A एवेन्यू पर ऑफिस बनाने की जमीन दी गई है। 2015 को बीजेपी सरकार आने के बाद कांग्रेस को 4 प्रॉपर्टी खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। 2018 में मंत्रालय ने प्रॉपर्टी खाली करने का प्रपोजल कैबिनेट कमेटी के सामने रखा। 2019 में कैबिनेट कमेटी ने कुछ वक्त के लिए प्रपोजल को आगे बढ़ा दिया। 2020 में प्रॉपर्टी खाली करने का दूसरा प्रपोजल कैबिनेट कमेटी के सामने रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कुछ नियम कायदा भी होता है सरकारी ऑफिस मिलने का, या फिर ऐसे ही लोग उसमें चले जाते हैं? सांसद, मंत्रियों, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और राष्ट्रीय और रीजनल पार्टियों को सरकारी प्रॉपर्टी दिए जाने का प्रावधान है। ये काम सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स देखता है। ये बनाए गए नियमों के अनुसार ही प्रॉपर्टी अलॉट करते हैं और वक्त आने पर खाली कराते हैं। राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी के लिए पार्टी दफ्तर मिलने के नियम अलग अलग हैं। जिस राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है, दिल्ली में पार्टी दफ्तर की वो हकदार है। ये प्रॉपर्टी 3 साल के लिए दी जाएगी। इतने वक्त में पार्टी को इंस्टीट्यूशनल एरिया में जमीन खोजकर दफ्तर की बिल्डिंग बनानी होती है। दिल्ली में जमीन को कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में बांटा गया है। किसी इंस्टीट्यूशन के लिए जमीन लेने पर उसमें छूट भी मिलती है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को भी एक प्रॉपर्टी अलॉट कराने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद वो चाहे किसी भी पद पर जाए, उसे एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अलॉट हो सकती है। मतलब अगर कोई पार्टी अध्यक्ष मंत्री बन जाता है तो वो या तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मिला मकान रख सकता है या मंत्री के तौर पर अलॉट हुआ बंगला रख सकता है। रीजनल या राज्य स्तर की उन पार्टियों को ही सरकारी दफ्तर मिलता है जिनके कम से कम 4 सांसद लोकसभा या राज्यसभा में हो। रीजनल पार्टियों को वल्लभ भाई पटेल हाउस दिल्ली में 2 कमरों का एक दफ्तर अलॉट कर दिया जाता है। इन पार्टियों को सरकार द्वारा निर्धारित रकम इन ऑफिसों के लिए चुकानी पड़ती है। अब रकम की बात आई है तो ऑफिसों के रेट भी जान लीजिए। दिल्ली में रहने वाले 100 गज या तकरीबन 1200 स्क्वायर फुट का किराया अच्छी तरह पहले आप समझ लीजिए। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तो आपको नहीं मालूम होगा। इलाके के हिसाब से इतने बड़े एरिया में मकान के रेट बदलते रहते हैं। एनसीआर में ये डिफरेंस खूब देखने को मिलता है। अगर आप ईस्ट दिल्ली जाएं तो इतने एरिया का किराया शायद 10-15 हज़ार रुपए हो। वहीं साउथ दिल्ली के किसी पॉश इलाके में जाएं तो इसका किराया शायद 1 लाख रुपए महीने
भी हो सकता है। दिल्ली की सभी सरकारी प्रॉपर्टी या तो लुटियंस दिल्ली में है या साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में। अब जानिए इनके ऑफिसों के किराए। मिनिस्ट्री के अनुसार सबसे बड़ा ऑफिस या प्रॉपर्टी जिसका निर्मित एरिया 5600 स्क्वायर फुट में होता है, इसके अलावा गार्डन अलग होता है, इसके लिए पार्टी को हर महीने तकरीबन 3875 रुपए ही भरने पड़ते हैं। जो सबसे छोटी प्रॉपर्टी का निर्मित एरिया 322 स्क्वायर फुट है, इसका किराया है मात्र 50 रुपए। अब भला कौन होगा जो इतने सस्ते ऑफिसों को छोड़कर लाखों करोड़ों का ऑफिस बनाना चाहेगा। अब लौटते हैं कांग्रेस पर। तो क्या कांग्रेस अपने ऑफिसों से भी जाएगी? सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, यानी वो कमेटी जो मकान अलॉट करने के नियम कायदे पर विचार करती है, फैसला लेगी कि क्या किया जाए। अगर पिछली बार की तरह फिर से मामला टल गया तो कांग्रेस को राहत मिलेगी, वरना नया ठिकाना खोजना होगा। हालांकि सरकार 2019 में सरकारी प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए सख्त नियम लेकर आई है। जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस कमेटी के सामने कुछ ऐसे कारण बता पाती है जिनकी वजह से उन्हें छूट मिले, तो हो सकता है कि वक्त कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाए। खैर, देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक आप आसान भाषा देखते रहें। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।